Hello students, I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology in the Department of Pharmacy, RKGIT, Ghaziabad. In this lecture, we are going to talk about pharmacokinetics, the pharmacokinetic parameter, that is distribution of drug and plasma protein binding of drug. So, after the absorption of drug, the drug will distribute throughout the body, and in our blood there are some kind of plasma proteins which will bind with the drug. So, these 2 points we are going to discuss in this lecture. सो व्हाट इज़ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. हमने बोला कि हमारी ड्रग जब हम किसी भी रूट से लेते हैं, उसके बाद ड्रग आपकी जब आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, इसके बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है. सो व्हाट इज़ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अनदर. यानी कि ड्रग का रिवर्सिबल ट्रांसफ़र हमारी बॉडी में होना एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के बीच में इज़ नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम सबको पता है, किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना कुछ लोगों के बीच में. तो जब हमारी ड्रग हमारे फॉर एग्जाम्पल हम टैबलेट की बात करते हैं, टैबलेट हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ गया है. अब जो हमारा ब्लड है वो इसको हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग. सो दिस इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग. रिवर्सिबल ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि ब्लड अगर किसी टिश्यू को ये ड्रग देता है तो वहाँ से ड्रग वापस आपके ब्लड में भी आ सकती है. सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग. Since the process is carried out by the circulation of blood, one of the compartment is always the blood or the plasma and the other represents extravascular fluid and other body tissue. तो सबसे पहले ब्लड जो आपकी ड्रग है वो एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाती है, तो यानी कि पहला कंपार्टमेंट हमेशा हमारा ब्लड रहेगा. दूसरा कंपार्टमेंट आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो सकता है या फिर आपका बॉडी का कोई टिश्यू हो सकता है. सो एज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. यहाँ पे दिखाया गया है कि ड्रग जो है वो आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद ड्रग आपकी मेटाबोलाइज हो गई और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई. सो दिस इज़ द फर्स्ट फिनोमिना कि ड्रग आपकी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसके बाद वो मेटाबोलाइज हो गई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उस ड्रग ने अपना काम कर लिया. जब उस ड्रग ने अपना मेन फंक्शन परफॉर्म कर लिया तो हमारी बॉडी ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद बॉडी उसको डीएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और वी कैन से हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और किडनी या फिर किसी और दूसरे रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है. इसके बाद यहाँ पे है ड्रग एंड द मेटाबोलाइट इन प्लाज्मा. दिस इज़ द फर्स्ट कंपार्टमेंट. ये आपका पहला कंपार्टमेंट है. ड्रग एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड प्लाज्मा में पहुँचती है, उसके बाद ड्रग आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है. यहीं से ये ड्रग आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए भी जा सकती है और यहीं से ये ड्रग आपकी डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट भी हो सकती है. यानी कि जब कोई ड्रग हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद उसको पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारा ब्लड प्लाज्मा. सो दिस इज़ द प्राइमरी कंपार्टमेंट, पहला कंपार्टमेंट है जहाँ पे हमारी ड्रग पहुँचती है एब्जॉर्प्शन के बाद. इसके बाद ये कंपार्टमेंट इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो यहाँ पे आप जो एरो देखोगे, दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल एरो. ड्रग आपके टिश्यू में जा भी रही है और टिश्यू से वापस आ भी रही है, यानी कि ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होता है. इसके बाद ब्लड प्लाज्मा में से ही कुछ ड्रग आपके डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के लिए भी चली जाती है और कुछ ड्रग आपकी डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट भी हो जाती है. यानी कि जब ब्लड हमारे सर्कुलेशन में पहुंच जाती है एब्जॉर्प्शन के बाद, तो उसके बाद वो ड्रग हमारी इक्वली पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाती है. कुछ पार्ट उसका डायरेक्टली मेटाबोलाइज भी हो सकता है और कुछ पार्ट उसका डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट भी हो सकता है. यानी कि जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारी बॉडी को अवेलेबल कराया गया है, ये पार्ट आपके पास अवेलेबल है उस ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए. सो दिस इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. So the extent and pattern of distribution of a drug depends on कि आपकी जो ड्रग है वो कितनी आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. द फर्स्ट फैक्टर विच विल इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ड्रग जितनी अच्छी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उतना इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी. आफ्टर दैट आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच. आपके पीएच पे अगर वो ड्रग आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा. एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन. अब जो हमारी ड्रग होती है जब वो हमारे ब्लड में आती है तो वहाँ पे उसको कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स को फेस करना पड़ता है. तो हमारी ड्रग की उस प्लाज्मा प्रोटीन के लिए बाइंडिंग एफिनिटी अगर ज़्यादा है तो आपकी ड्रग बाउंड फॉर्म में ज़्यादा रहेगी और फ्री फॉर्म में कम रहेगी. और अगर आपकी ड्रग बाउंड फॉर्म में है तो उस ड्रग को आप तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट ना हो. यानी कि ये वाला पॉइंट भी डिफाइन करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी जो ड्रग फ्री फॉर्म में है उसी को आप यूटिलाइज कर पाएंगे.
प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, कई हमारे टिश्यूज़ होते हैं जिसमें उस ड्रग के लिए पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, तो उस टिश्यूज़ के पास ड्रग इजीली पहुंच जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में ड्रग पहुंचेगी. सो दिस इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट वी हैव डिफरेंसेस इन रीजनल ब्लड फ्लो. हमारी बॉडी के कुछ पार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है और कुछ पार्ट में ब्लड फ्लो कम होता है. तो जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में ड्रग पहुँचेगी, और जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो कम है वहाँ पे कम अमाउंट में ड्रग आपको अवेलेबल होगी. सो मूवमेंट ऑफ ड्रग प्रोसीड्स अंटिल एन इक्विलिब्रियम इन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन अनबाउंड ड्रग इन द प्लाज्मा and the tissue fluid. Subsequently there is a parallel decline in both due to elimination. तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी अनबाउंड यानी कि जो फ्री ड्रग होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू के बीच में, यानी कि जो फ्री ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है. उसके बाद ये फ्री ड्रग जब हमारा टिश्यू यूटिलाइज कर लेता है तब ये फ्री ड्रग मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, यानी कि अब फ्री ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में और टिश्यू में दोनों में कम हो जाता है. तो जो आपके ब्लड में बाउंड फॉर्म में ड्रग है, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि जब ड्रग ब्लड में पहुंचती है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होती है, वो बाउंड फॉर्म में जो ड्रग होती है वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है. Next we have a factor that is known, this is known as the volume of distribution. So volume of distribution is a hypothetical volume of body fluid in which a drug is dissolved or distributed. It is known as apparent volume of distribution. The formula of volume of distribution is the amount of the drug in body divided by plasma drug concentration, that is Vd is equal to x upon c. X is amount of the drug in the body and C is the concentration of drug in plasma. So जो volume of distribution है this is an hypothetical volume, ये एक hypothetical volume है. हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है किसी भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, ओके, एंड वी हैव 6 कंपार्टमेंट. हमारे पास इस टाइम पे 6 कंपार्टमेंट हैं जिसमें हमें इस ड्रग को डिवाइड करना है. यानी कि अगर आप कोई ड्रग लेते हो तो ये आपकी बॉडी में 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड होगी. तो फॉर एग्जांपल आपने एक ड्रग ले ली, आपने 60 mg ड्रग ली और ये आपकी बॉडी में 6 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई है इस टाइम पे, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपका ब्लड क्या करेगा, इस ड्रग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो फॉर एग्जांपल 10 mg यहाँ पे चली गई, 10 mg ड्रग आपके हर कंपार्टमेंट में इस टाइम पे डिवाइड हो चुकी है. तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम अपनी पूरी बॉडी को लिक्विड कंपार्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ द नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम सिंपली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको आपको चॉकलेट देनी है, तो यानी आपको एक चॉकलेट उसको देनी है. बट द थिंग इज़ जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें आपके 6 दोस्त हैं. तो यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके उस एक दोस्त के पास में एक चॉकलेट पहुँचे तो टोटल आपको कितनी चॉकलेट लेनी पड़ेंगी, 6 चॉकलेट लेनी पड़ेंगी. लेकिन आपको देनी कितनी थी, केवल एक चॉकलेट. तो ये जो 6 चॉकलेट है यही है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है. हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल इन 6 कंपार्टमेंट में से कोई एक कंपार्टमेंट आपका साइट ऑफ एक्शन था जिसको आप 10 mg ड्रग देना चाहते थे. बट द थिंग इज़ जब आप ड्रग लेते हो तो आपकी ड्रग तो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है आपकी बॉडी में. इसका मतलब अगर आप इसको 10 mg देना चाहते हो तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, 60 और 70 mg, क्योंकि 10 mg आपका ब्लड प्लाज्मा में भी रहेगा. तो यानी कि अब आपको क्या करना पड़ रहा है, किसी एक पार्ट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंचाने के लिए ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन 60 या 70 mg इन्हेंस करना पड़ रहा है. सो दिस 60 और 70 mg इज़ नोन एज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें कैलकुलेट करना होता है. तो Vd को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Vd इज इक्वल टू x अपॉन सी. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ड्रग की 1000 mg डोज ली है और इस टाइम पे उसका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन 50 है, तो ब्लड की टेंडेंसी है कि पूरी बॉडी में इक्वली इस ड्रग को उसने डिवाइड किया होगा. तो यानी अगर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जितनी ड्रग इस टाइम पे आपके ब्लड में है उसको आप डिवाइड कर दो जितनी ड्रग टोटल आपने खाई है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कितने लोग हैं जिनको वो ड्रग चाहिए. तो यानी कि आपका बॉडी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया यहाँ पे, 20 लीटर. तो इस तरीके से हम किसी भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको किसी भी ड्रग की फॉर एग्जांपल 50 mg डोज चाहिए उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, लेकिन उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 20 लीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 20 लीटर. तो अगर मैं 50 mg ड्रग देती हूँ तो वो 50 mg जब इस 20 लीटर में डिवाइड होगा तो यानी कि आपके साइट ऑफ एक्शन पे 50 mg का पहुँचना इम्पॉसिबल है. तो आप क्या करोगे, 50 mg ड्रग को इंटू कर लो आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, दैट इज 20 लीटर. तो यानी कि टोटल आपकी डोज आएगी 1000 mg.
तो इस तरीके से हम किसी भी ड्रग के डोज कैलकुलेट करते हैं अगर हमें उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता हो। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि साइट ऑफ एक्शन पे डिजायर्ड अमाउंट पहुंचाने के लिए टोटल कितनी ड्रग हमें अपनी बॉडी में देनी पड़ेगी। इससे हम उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। वाई दिस इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एक लिक्विड कंपार्टमेंट नहीं है, हमारी बॉडी पूरी लिक्विड कंपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मान लिया कि हमारी बॉडी एक बकेट है और उससे हम इजीली कैलकुलेट कर पाए कि डिज़ायर्ड साइट पे ड्रग पहुंचाने के लिए, ड्रग का एक रिक्वायर्ड अमाउंट पहुंचाने के लिए टोटल कितनी ड्रग हमें लेनी पड़ेगी। सो it is a property of drug which shows how much of drug needs to be in the body to get a certain concentration in plasma। यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वो फिनोमिना है जिसको हम कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि किसी ड्रग के अगर रिक्वायर्ड अमाउंट है 40 mg किसी भी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका कितना अमाउंट हमें लेना पड़ेगा जब ये 40 mg इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी। फॉर एग्जांपल इस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगेन 20 लीटर है, तो जब आप 40 को 20 से कैलकुलेट करोगे तो जो भी रीडिंग आएगी ये होगी आपकी वॉल्यूम, आपकी डोज ड्रग की डोज जितनी आपको देनी है 40 mg कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड प्लाज्मा में अचीव करने के लिए। ओके, सो दिस इज नोन एज अपीरेंट। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक पॉइंट यूज करते हैं अपीरेंट बिकॉज इट इज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट बट वी हैव क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो यानी कि ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो कि होती नहीं है, हम इसे सिर्फ क्रिएट करते हैं ताकि हमें इतना पता चल पाए कि हमें प्लाज्मा में एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए टोटल कितनी ड्रग देनी पड़ेगी। यानी डिजायर्ड साइट पे किसी भी ड्रग के एक्शन को अचीव करने के लिए हमें टोटल कितना ड्रग आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेप्स इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी जब कोई ड्रग हमारी बॉडी में पहुंचती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए किसके स्टेप से पास होना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज परमिशन ऑफ फ्री और अनबाउंड ड्रग। तो यहाँ पे लिखा है फ्री ड्रग का मतलब जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती है, ठीक है। परमिशन ऑफ फ्री और अनबाउंड ड्रग प्रेजेंट इन द ब्लड थ्रू द कैपिलरी वॉल इन एंट्री टू द इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सबसे पहले ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, यहाँ पे दिस इज अ बाउंड ड्रग, दिस इज अ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग, ये फ्री फाउंड में कन्वर्ट होगी और फिर ये कैपिलरी ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम लेयर यानी कि कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके पहुंचेगी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कि आपके जो टिश्यू के बाहर वाला फ्लूइड है उसमें। आफ्टर दैट परमिशन ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन द ECF थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द टिश्यू सेल्स एंड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद ये हमारी जिस भी सेल में जानी है ड्रग उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंचेगी आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आपके, ठीक है। मे बी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचने के बाद ये टिश्यू प्रोटीन के साथ में बाउंड फॉर्म में जाके अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। सो दीज आर द स्टेप्स जो किसी भी ड्रग को क्रॉस करने पड़ते हैं अपना इफेक्ट शो करने के लिए। पहले वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में होती है, एंडोथेलियल बैरियर यानी कि कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके फ्री फॉर्म में यानी कि बाउंड फॉर्म में ड्रग आपकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ये पहुंचेगी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपकी सेल मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये ड्रग पहुंच जाएगी आपके टिश्यू। नेक्स्ट, कितने टाइप के बैरियर हमारी ड्रग को क्रॉस करने पड़ते हैं किसी भी टिश्यू में पहुंचने के लिए। सो अ मेम्ब्रेन विद स्पेशल स्ट्रक्चर फीचर कैन बी अ परमिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन सम टिश्यूज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिंपल एंड स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर। अब हमारी ड्रग को ब्लड कैपिलरी को पार करने के बाद कितने टाइप के और बैरियर होते हैं जो कि क्रॉस करने पड़ते हैं किसी भी टिश्यू या किसी एक स्पेशल सेल में पहुंचने के लिए। सो वी हैव simple capillary endothelial barrier, simple cell membrane barrier, blood brain barrier, blood cerebrospinal fluid barrier, blood placental barrier and blood testis barrier. First one is the simple capillary endothelial barrier. The membrane of capillaries that supply blood to the most of the tissues is particularly speaking not a barrier to moieties which we call drug. Thus, all drug ionized or unionized with a molecular size less than 600 Dalton. अगर किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज 600 डाल्टन से कम है तो वो हमारे कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर यानी कि हमारी कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके ड्रग एब्जॉर्ब होकर पहुंचेगी आपके ब्लड में। ब्लड की जो ब्लड वेसल की वॉल है उसको क्रॉस करके आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच सकती है अगर आपकी ड्रग का जो साइज है वो 600 डाल्टन से कम है। Second barrier is the simple cell membrane barrier. So once a drug diffused from the capillary wall into the extracellular fluid, यानी कि ड्रग जब आपकी कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाती है, it further entry into the cell of the most tissues is limited by its permeability through the membrane that lines such as
Such a simple cell membrane is similar to the lipodial barrier of the GI absorption of the drug. तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन बैरियर हमारी ड्रग को क्रॉस करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दिस इज टिश्यू, दिस इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो आपकी ड्रग यहाँ से कैपिलरी बैरियर को क्रॉस करके पहुँच जाएगी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाद जो इसको बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन. इसको क्रॉस करके जब हमारी ड्रग तो ये पहुंच जाएगी आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, यानी आपकी सेल के अंदर. तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, और इस बैरियर को हम बोलते हैं हमारा कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर. The next type of barrier is the blood-brain barrier. This is the strongest barrier for the permeation of, ये सबसे strong barrier होता है अगर किसी भी ड्रग को हमारी ब्रेन में एंटर करना पड़ता है तो उसके लिए. Unlike the capillary found in the other parts of the body, the capillary in the brain are highly specialized and much less permeable to water-soluble drug. The brain capillaries consist of endothelial cells which are joined to one another by continuous tight intracellular junctions comprising what is called the blood-brain barrier. तो आप यहाँ पे देख रहे हो this is a blood-brain barrier, ठीक है. So this is the capillary endothelium. यहाँ पे आपकी ड्रग है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है जहाँ पे आपकी ड्रग है. इसके बाद यहाँ पे कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर आती है. इसके बाद है यहाँ पे हमारे पास पेरिसाइट, एस्ट्रोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लायल सेल. इसके बाद मिलता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ द ब्रेन. तो यानी कि अगर हमारी किसी ड्रग को हमारे ब्रेन में जाना है तो उसको कितनी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी? सबसे पहले ब्लड वेसल्स की कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर, उसके बाद पेरिसाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ग्लायल सेल्स. सो दिस इज ब्लड ब्रेन बैरियर. इसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है किसी भी वाटर सॉल्युबल चीज़ को पेनिट्रेट करके ब्लड में एंटर नहीं करने देता है. सो द ड्रग शुड बी हाईली लाइपोफिलिक इन नेचर. आपकी ड्रग लाइपोफिलिक होनी चाहिए और हाईली लाइपोफिलिक होनी चाहिए, तभी वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन में पेनिट्रेट कर पाएगी. ठीक है. Next we have blood placental barrier. The maternal and the fetal blood vessels are separated by a number of tissues or layers made by the fetal trophoblast, basement membrane and the endothelium which together constitute the placental barrier. Placental barrier is not an effective barrier as blood vein barrier. So basically यहाँ पे this is the maternal vein यानी कि जो मदर है उनकी वेन, and this is the fetal vein यानी कि जो फीटस है बेबी उसकी वेन है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बैरियर होता है यहाँ पे कुछ सेल्स के थ्रू जो बैरियर बनता है, दिस इज नोन एज ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, जिसको कि हम ब्लड प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं. तो ये किससे बनता है? एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज, ट्रोफोब्लास्ट सेल से. तो दिस बैरियर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बैरियर. ये एज कम्पेयर टू ब्लड ब्रेन बैरियर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं है. यानी कि जो भी ड्रग हम मदर को देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फीटस को अफेक्ट करेगी. इसीलिए आपने देखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, बिकॉज द प्लेसेंटल बैरियर इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बैरियर. जो प्लेसेंटल बैरियर होता है ये स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं होता है. तो अगर कोई ड्रग मैटरनल आर्टरी में है यानी मदर के ब्लड में है तो वो इजीली फीटस को रीच कर सकती है, इजीली फीटस को अफेक्ट कर सकती है बाय क्रॉसिंग द ब्लड प्लेसेंटल बैरियर. सो दीज आर द बैरियर्स जो कि किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए क्रॉस करने पड़ते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. एज आई हैव अर्लियर सेड कि अगर कोई ड्रग आपकी ब्लड में पहुंचती है तो वहाँ पे कुछ उसको प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जब तक वो ड्रग फ्री फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक आप उस ड्रग को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. यानी कि जैसे ही कोई ड्रग एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है तो वहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में एक बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये बाउंड फॉर्म में जो ड्रग होती है ये ड्रग आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट ना हो. सो वी कैन से द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द ड्रग. ये ड्रग की हाफ लाइफ को बढ़ा देता है, यानी कि ड्रग के आपकी बॉडी में रहने के ड्यूरेशन को बढ़ा देता है. सो व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग? द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द प्रोटीन इज नोन एज द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग. अगर कोई ड्रग किसी प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग. The phenomena of complex formation with protein is called as the protein binding of drug. The binding of drug to plasma protein is reversible. The extent or order of binding of the drugs to various plasma protein is. तो हमारे ब्लड में ये 4 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट वन इज द एल्बुमिन, इसके बाद है
अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड लाइपोप्रोटीन एंड फोर्थ इज नोन एज द ग्लोब्यूलिन। ये 4 प्रोटीन्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो कोई भी ड्रग जब हमारे ब्लड में पहुंचती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो सबसे पहले हमारी ड्रग की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो इन 4 प्रोटीन्स के लिए होती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन, उसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, आफ्टर दैट लाइपोप्रोटीन एंड लास्ट इज द ग्लोब्यूलिन्स। तो यानी कि हमारी ड्रग सबसे ज़्यादा एक्सटेंड में बाइंड होंगी एल्ब्यूमिन के साथ, उसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, फिर लाइपोप्रोटीन के साथ और फिर ग्लोब्यूलिन्स के साथ में। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स जो कि हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी शो करती हैं। पहली प्रोटीन है हमारी ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सो लार्ज वैरायटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग, स्पेसिफिकली एसिडिक ड्रग। सो एसिडिक ड्रग शोज हायर एफिनिटी फॉर ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। जो हमारी एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन के लिए बाइंडिंग एफिनिटी सबसे ज़्यादा शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बार्बिचुरेट्स, बेंजोडायज़ेपिन, फेनेटोइन, मॉर्फिन, दीज ऑल आर एसिडिक ड्रग्स। तो अगर आप कोई एसिडिक ड्रग खाते हो जिसका जो नेचर है, बेसिक कोर नेचर है, वो एसिडिक है, तो जब ये ड्रग आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगी तो ये सबसे ज़्यादा किसके साथ बाइंडिंग एफिनिटी शो करेगी? एल्ब्यूमिन के साथ में। तो यानी कि जब तक आपकी ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ में बाउंड फॉर्म में है तब तक आप इस ड्रग को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो ड्रग का कुछ फ्रैक्शन बाउंड फॉर्म में रहता है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में, एंड सम फ्रैक्शन इज रिमेन्स इन फ्री फॉर्म। द फ्री फॉर्म वी कैन यूटिलाइज फॉर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एंड whenever this concentration of free form is declined in our body by excretion, the bound form of drug is further converted into free form of the drug. सेकेंड हमारे पास प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। सो बेसिक ड्रग्स सच एज इमिप्रामिन, लीडोकेन, क्विनिडीन, जो बेसिक ड्रग्स होती हैं उनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं कि अगर आपके पास आता है कोई भी एसिडिक ड्रग का एग्जाम्पल और ये 4 प्रोटीन्स आपके पास आती हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि अगर इफ़ द ड्रग इज एसिडिक इट विल शो हाई एफिनिटी फॉर एल्ब्यूमिन, इफ द ड्रग इज बेसिक इट विल शो हाई एफिनिटी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन इज लाइपोप्रोटीन। सो सम बेसिक ड्रग्स एंड लाइपोफिलिक ड्रग्स लाइक क्लोरप्रोमाजिन, आपकी लाइपोफिलिक ड्रग एंड सम अमाउंट ऑफ बेसिक ड्रग्स जो होती हैं दे विल शो द एफिनिटी फॉर लाइपोप्रोटीन। आफ्टर दैट वी हैव अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन. So steroidal drugs, for example corticosterone and thyroxine, these drugs can cyanocobalamin, these drugs can show बाइंडिंग एफिनिटी, हायर बाइंडिंग एफिनिटी फॉर अल्फा 1 ग्लोबुलिन। ये सारी आपकी स्टेरॉइडल जो ड्रग्स होती हैं ये बाइंडिंग एफिनिटी शो करती हैं अल्फा 1 ग्लोबुलिन के लिए, यानी कि आपने कोई स्टेरॉइडल ड्रग ली है तो वो आपके ब्लड में जाके अल्फा 1 ग्लोबुलिन के साथ में बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट वी हैव अल्फा 2 ग्लोबुलिन, इट इज़ ऑल्सो अ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। सो वाइटामिन्स, फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के, ये सब आपकी ड्रग्स होती हैं। दीज ड्रग्स विल शो, दीज वाइटामिन्स शोज बाइंडिंग एफिनिटी फॉर अल्फा 2 ग्लोबुलिन, यानी कि अगर आपकी बॉडी में ये वाइटामिन है तो आपके ब्लड में ये इस प्रोटीन के साथ में एक बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जब तक ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं आप इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। So the plasma protein binding is an important factor for drug distribution. जो ड्रग आपकी बाउंड फॉर्म में है आप उसको यूज़ नहीं करेंगे जब तक वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। एंड वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन जिनके साथ में हमारी ड्रग बाइंड होती है। नेक्स्ट, द क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, दैट मीन्स कि अगर आपकी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है तो क्लिनिकली उस चीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब आप ड्रग की फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें या ड्रग की डोजिंग शेड्यूल आप तय करते हैं उसमें इस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट थिंग इज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब अगर आपकी ड्रग की बाइंडिंग एफिनिटी प्लाज्मा प्रोटीन के लिए ज़्यादा होगी तो उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा। वाई? बिकॉज इफ़ द ड्रग इज़ इन बाउंड फॉर्म आपका टिश्यू से यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो यानी कि आपके ब्लड प्लाज्मा में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ड्रग जो फी फॉर्म में ज़्यादा रहती है उस ड्रग को अगर आप दोगे तो वो आपके ब्लड प्लाज्मा में अगर 50 mg है तो वो आपके टिश्यू के पास भी 50 mg रहेगा, क्योंकि ये ड्रग आपका फी फॉर्म में ज़्यादा है इसलिए टिश्यू से इजीली यूटिलाइज कर रहा है। अगर आपने 100 mg ड्रग दी है तो 50-50 का रेशियो आपको यहाँ पे मिलेगा। बट इफ़
दिस ड्रग हैज़ हायर एफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो उस केस में क्या होगा, ये ड्रग बाउंड फॉर्म में ज़्यादा रहेगी। तो उस केस में आप देखोगे तो 100 में से 70 mg ड्रग जो होगी वो आपके ब्लड प्लाज्मा में होगी और बाकी जगह पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि फ्री फॉर्म में ड्रग आपके पास बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो यानी जब हम इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो स्मॉलर आएगा, ठीक है। इसका जब आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा 100 डिवाइडेड बाय 50, इसका करिए तो 100 डिवाइडेड बाय 70, तो ऑब्वियसली इस केस में आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम आएगा। सो इफ द ड्रग इज हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू कम आएगा। आफ्टर दैट बाउंड फ्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन until और unless the drug is converted into free form, जब तक आपकी ड्रग फ्री फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक आप उस ड्रग को एक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब जब तक कोई ड्रग फ्री फॉर्म में है वो आपके टिश्यू में पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, और अगर वो आपके टिश्यू या सेल में पेनिट्रेट नहीं कर सकती तो आप उसका इफेक्ट भी नहीं ले सकते। Temporary storage of the drug. So plasma protein binding will act as a temporary storage of the drug. So how can we say that plasma protein binding act as a temporary storage of the drug? Because if the drug is plasma protein bound, it will not available for action. यानी कि जब तक bound drug free form में convert नहीं होगी ये action के लिए utilize नहीं की जा सकती है। तो for example 70 drug है आपका, 70% उसका ratio bound form में है, 30% आपका free form में, तो आप इस 30% को utilize करिए। जब इसका लेवल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा तब जो बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट ड्रग है वो फ्री फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होगी। यानी जब तक आपकी ड्रग बाउंड फॉर्म में है ये आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रह सकती है, और जैसे ही ये फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होगी हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट आउट कर देगी। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विल एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट, हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। सिंपल सी बात है, जितनी देर ड्रग आपकी बॉडी में रहेगी उतनी ही वो ड्रग लॉन्ग एक्टिंग होगी। After displacement interaction, for example इंडोमेथासिन एंड फेनेटोइन डिस्प्लेस वारफेरिन, तो हमारी जो ड्रग होती है वो डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन शो करती है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है, द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन इज एक प्लाज्मा प्रोटीन के लिए आपकी दो ड्रग की बाइंडिंग एफिनिटी है, फॉर एग्जाम्पल ड्रग नंबर 1 एंड ड्रग नंबर 2, और आपने ये दोनों ड्रग साथ में ले ली है, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी दूसरी वाली ड्रग हो वो पहली वाली ड्रग को प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड ना करने दे। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने फेनेटोइन और वारफेरिन दोनों साथ में लिया हुआ है, ठीक है, तो फेनेटोइन क्या करेगा, वारफेरिन को प्लाज्मा प्रोटीन से डिसोशिएट कर देगा, इसको बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहने देगा। उस केस में वारफेरिन आपकी बॉडी से बहुत जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और आपको इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। यानी वारफेरिन पूरी की पूरी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, इफेक्ट शो करेगी एंड एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, यानी इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम हो जाएगा और इसका इफेक्ट भी आपको कम टाइम के लिए मिलेगा। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन। सो व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन दिस केस? द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब फेनेटोइन विद वारफेरिन, वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब एंडोमेथासिन विद फेनेटोइन। नेक्स्ट वन, in hypoalbuminemia binding may be reduced and high concentration of free drug may be attained। यानी कि अगर आपकी बॉडी में हाइपोएल्ब्यूमिनिया की प्रॉब्लम होती है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया से मतलब है हाइपो मीन्स लेवल का डिक्रीज होना, एल्ब्यूमिनिया, एल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। सो इन एनी सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज वी हैव लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन इन आर ब्लड। अगर आपके ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम है तो उस केस में जो आपकी एसिडिक ड्रग है वो ज़्यादा अमाउंट में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। दैट मीन्स इफ़ यू प्रिस्क्राइब अ एसिडिक ड्रग टू अ पेशेंट एंड यू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट, आपको इस पेशेंट की हिस्ट्री पहले से पता है कि दिस पेशेंट इज़ हाइपोएल्ब्यूमिनिक, कि आपका हाइपोएल्ब्यूमिनिया की प्रॉब्लम है इस पेशेंट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेनेटोइन का डोज डिक्रीज करके देना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेनेटोइन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा फेनेटोइन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी और तुरंत एक्सक्रीट आउट कर देगी। दैट मीन्स इफ द प्रोटीन इज पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोएल्ब्यूमिनिया, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ फेनेटोइन इज less in this case. So these are the clinical significance or clinical implication of plasma protein binding. These are the references. Thank you.